फ्लिकी आरएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, समय कम बचा है, भर्ती आगे भी जाती है या जो बचे हुआ समय है इसमें भी यदि आप शानदार तैयारी चाहते हैं तो जिन भी स्टूडेंट ने इससे पहले भी तैयारी करी है या कर रहे हैं उनको पता है कि फ्लिकी का जो क्वेश्चन बैंक है वो कितना इफेक्टिव है। आपका कंप्लीट सिलेबस जब आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में मिल जाता है, जब आप एक बिल्कुल वैसे ही रिवर्स इंजीनियरिंग जैसा है कि क्वेश्चन थ्रू कॉन्सेप्ट आपका पूरा रिवीजन हो जाता है क्वेश्चन के माध्यम से। आपको पता चलता है कि जब आप 7500 क्वेश्चन से गो थ्रू होंगे तो आपको इतने सारे आइडियाज आएंगे, आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी मजबूत है, क्या चीज़ें आपको आ रही हैं, क्या चीज़ें छूट रही हैं। सभी क्वेश्चन के सिंपल आंसर अवेलेबल कराए गए हैं, सभी क्वेश्चन के वहाँ वीडियो सोल्यूशन भी अवेलेबल कराए हैं। यदि आप वर्कशॉप से जुड़ते हैं तो वहाँ पर आपको जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसके वीडियोज़ के साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल कराए गए हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ फ्लिकी का क्वेश्चन बैंक, जहाँ 7500 का क्वेश्चन बैंक है। अभी कुछ डिस्काउंट चल रहे होंगे तो आप जो भी फ्लिकी का टीम है उसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिए हुए कांटेक्ट नंबर पे, और वहाँ से जो भी आपका डिस्काउंट है वो ले सकते हैं, कोर्स परचेज कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद। देखिए मित्रों, ये रहा आपका प्रश्न आपके सामने। संधि आपको आती है आरएस मेंस में, और आरएस मेंस में संधि में ऐसा है कि दो टाइप के आते हैं, एक तो संधि करवाते हैं और एक संधि विच्छेद करवाते हैं। संधि का ये प्रश्न देखिए। अब इसमें क्या है, संधि जो अपनी है स्वर, व्यंजन और विसर्ग, तीन प्रकार की संधि होती है, तीनों में से पूछा जाएगा आपसे। स्वर संधि 5 प्रकार की होगी जो उनमें से पूछा जाएगा। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयाधि स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। ठीक है जी। तो अब देख लेते हैं अपने को कौन कौन सा क्या पूछा है। तो देखो, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। 4 शब्द आए, आधे आधे अंक के हैं चारों। ठीक है, क्योंकि टोटल 2 अंक का क्वेश्चन होता है। अब साधु प्लस उपदेश, साधु प्लस उपदेश। साधु में क्या है, छोटे ऊ की मात्रा, इधर क्या है ऊ। हमें पता है कि क्या हमने स्वर संधि में पढ़ा, यदि प्लस से पहले क्या हो, कोई स्वर हो, और प्लस के बाद अगर समान स्वर हो, वही स्वर हो, तो क्या हो जाता है, दीर्घादेश हो जाता है। तो यहाँ पे ऊ के बाद ऊ है तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ, क्योंकि हमने पढ़ा बड़ा ऊ दीर्घादेश से बनता है। और बनने का क्या है कि यदि छोटे ऊ की मात्रा के बाद छोटा ऊ हो, यदि छोटे ऊ की मात्रा के बाद बड़ा ऊ हो, यदि बड़े ऊ की मात्रा के बाद छोटा ऊ हो, या फिर बड़े ऊ की मात्रा के बाद बड़ा ऊ हो, तो ये चारों मिलकर क्या बना लेते हैं, बड़ा ऊ बना लेते, दीर्घादेश हो जाता है। ठीक है, तो ऊ प्लस ऊ तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। तो शब्द क्या बन जाएगा, साधु प्लस उपदेश बराबर साधुपदेश। क्या बन जाएगा, साधुपदेश। ठीक है, साधुपदेश बन गया। साधु प्लस उपदेश बराबर साधुपदेश। ठीक है, ऐसे ही अब वधु प्लस उल्लास। वधु में क्या है, बड़े ऊ की मात्रा, इधर क्या है ऊ, बड़े ऊ की मात्रा के बाद छोटा ऊ है, तो बड़े ऊ की मात्रा के बाद यदि छोटा ऊ हो तो भी मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ बनाएंगे। तो इधर क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ, तो बन जाएगा वधुल्लास। क्या बन जाएगा, वधुल्लास। ठीक है, आराम से आप पहचान सकते हो। ठीक है, इसी तरह देखिए धातु प्लस ऊष्मा। धातु में छोटे ऊ की मात्रा, ऊष्मा में बड़े ऊ की मात्रा, तो छोटे ऊ के बाद यदि बड़ा ऊ आ जाए तो भी मिलकर क्या हो जाता है, बड़ा ऊ बन जाता है। तो देखिए शब्द क्या बनेगा, धातुष्मा। क्या बन जाएगा, धातुष्मा, है ना। जो मेटल होता है उसकी हीट जो होती है, ऊष्मा जो होती है। ठीक है, अब भूर्जा, भू में क्या है, बड़ा ऊ, बड़े ऊ के बाद क्या है, बड़ा ऊ, समान स्वर आ गए, समान स्वर पे क्या हो जाता है, दीर्घादेश हो जाता है दीर्घ संधि के नियम से। तो क्या जाएगा, भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा। क्या बन जाएगा, भूर्जा। तो है ना, भू प्लस ऊर्जा तो बड़ा ऊ हो जाएगा और शब्द बन जाएगा भूर्जा। हेलो भैया, आराम से शब्द बन जाएगा, आराम से आप बना सकते हैं भूर्जा। क्लियर है। ये रहा मित्रों आपका प्रश्न आपके सामने। आरएस में संधि में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें संधि के आपको 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या तो संधि करो या संधि विच्छेद करो। ये संधि का क्वेश्चन दिया, 2 अंक का क्वेश्चन आता है, 4 शब्द आते हैं, प्रत्येक अंक आधे, वो प्रत्येक शब्द आधे अंक का होता है। तो देखिए अब देख लेते हैं अपन। शब्द है पहला दिक प्लस अंबर। प्लस से पहले क्या है, हलंत वर्ण है, और प्लस के बाद स्वर है। तो ये तो हमें समझ में आ गया। यदि प्लस से पहले हलंत वर्ण हो तो मतलब कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि।
ठीक है, क्योंकि कै क्या है, व्यंजन आ रहा है। अब हम क्या करें, तो हमें फिर रूल पता होना चाहिए, ये कै के बाद क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। स्वर क्या होते हैं, सगोश होते हैं। हमें फिर रूल याद आना चाहिए कि यदि क्या हो, प्लस से पहले कचटतव वर्ण हो, क्या हो, कचटतव वर्ण, और प्लस के बाद क्या हो, कोई सगोश वर्ण हो। सगोश में एक तो व्यंजन ग, ग, घ और ज्ञ, ज, झ और य, ड, ढ और ण, द, ध और न, और ब, भ और म, ये सगोश व्यंजन होते हैं। अब इसमें से इसको छोड़कर, क्योंकि रूल आपने पढ़ा होगा, यदि प्लस से पहले कचटतप हो तथा प्लस के बाद, है ना, सगोश व्यंजन लेकिन अनुनासिक को छोड़कर, तथा कोई स्वर हो, क्या हो, या कोई स्वर, क्योंकि सारे स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं, या फिर यर लव हमें से कोई एक हो, तो क्या हो जाता है, क्रम से कचटतप गजड़दम में बदल जाते हैं। क्या किस में बदलेगा, है ना, क हमेशा ग में बदलेगा, च हमेशा ज में बदलेगा, ट हमेशा ड में बदलेगा, त हमेशा द में बदलेगा, और प हमेशा व में बदलेगा। कचटतप किस में बदल जाएगा, गजड़दम में बदल जाएगा। ठीक है, कचटतप किस में बदल जाएगा, गजड़दम में। तो दिक प्लस अंबर, ठीक है, ठीक है, तो दिक प्लस अंबर, तो देखो कै किस में बदलेगा, गे में, क्योंकि प्लस के बाद क्या आ रहा है, सगोश वर्ण आ रहा है। ठीक है, तो दिगंबर, तो ए की मात्रा गे में लग जाएगी, तो शब्द बन जाएगा दिक प्लस अंबर दिगंबर। ठीक है, ऐसे ही वाक प्लस ईस, तो कै के बाद क्या है, सगोश वर्ण आना, क्योंकि स्वर आ रहा है, स्वर भी सगोश होते हैं, तो कै गे में बदल जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा, वाक प्लस ईस, ई की मात्रा गे में, वागीश। ठीक है, ऐसे ही अच प्लस अंत, च के बाद समान स्वर आता है, च किस में बदल जाता है, जय में, तो च बदल जाएगा जय में, शब्द बन जाएगा अजंत। ठीक है, अजंत। ऐसे सठ प्लस यंत्र, ट के बाद समान स्वर, ओ ट के बाद क्या हो, कोई सगोश वर्ण आ जाए अनुनासिक को छोड़कर, या कोई स्वर आ जाए यरलवन से आ जाए, तो ट ड में बदल जाएगा हमेशा, तो ट किस में बदलेगा, ड में। षट प्लस यंत्र षड्यंत्र, अब ड के बाद क्या है, कोई स्वर नहीं है, तो ड में अलंत लगेगा, है ना, षट प्लस यंत्र षड्यंत्र, डे में अलंत रहेगा, षड्यंत्र में अच्छे से याद रखेंगे। देखिए मित्रों, ये रहा आपका प्रश्न आपके सामने। ठीक है, आपके संधि के क्वेश्चन आते हैं आरएस में, इसमें संधि के 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो संधि करने का और एक संधि विच्छेद का। ये संधि विच्छेद का क्वेश्चन है। ठीक है, संधि विच्छेद के क्वेश्चन में आपको 4 शब्द आएंगे। ठीक है, 4 शब्द हैं, तो 2 अंक का क्वेश्चन है। 2 अंक में से क्या है, आपको जो शब्द हैं वो 4 हैं, तो प्रत्येक शब्द कितनी अंक का हो गया, आधे अंक का। तो याद रखना, अपने एक शब्द गलत मतलब आधा अंक कट जाएगा, एकदम मैथमेटिक्स की तरह नंबर मिलते हैं इस वाले पोर्शन में। अब जैसे अध्येता, अब आपको छोटी छोटी ट्रिक्स के माध्यम से चीज़ें सीखनी है कि कैसे अपने को क्वेश्चन करना है। जैसे आपको कोई भी शब्द ऐसा मिल जाए जिसकी संधि विच्छेद करनी हो, तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि यदि किसी भी शब्द के प्रारंभ से लेके उसके दूसरे तीसरे चौथे वर्ण तक यदि यह पूरा मिल जाए, यह मिल गया। अब क्या हो, इस ये से जस्ट पहले कुछ आधा चिपका हुआ हो, आधा ध्य चिपका हुआ है, अध्येता, ये में क्या चिपका हुआ, आधा ध्य, तो समझ जाना ये यण संधि का है। और यण संधि में यह किससे बनता है, ई को यण ची, ई से यण बनता है। तो मतलब जो आधा चिपका हुआ वर्ण है उसमें छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा लगानी है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, मान लो जैसे अध्येता, इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे, अब एक बार छोटी ई, मैं समझाने के लिए 2 बार लिखूंगा आपको, प्लस, या फिर हम क्या कर सकते हैं, बड़ी अधि और प्लस लगा दें। लेकिन हमें पता है बड़ी अधि तो होता ही नहीं है, क्योंकि अधि, अभी, प्रति, परि, मतलब बड़ी यदि होती नहीं, छोटी यदि होगी कि मतलब अब कुछ नहीं, अपना तो काम निपट गया। अब जो यह लिखा हुआ है
इस यह को क्या करना है, इस यह को काट देना, काट दिया। अब इस यह में किसकी मात्रा लगी हुई है, ए की, ए, तो ए को मूल रूप में लिख दो, अधि प्लस एता बराबर अध्येता। लो बहुत आसान है संधि विच्छेद करना। अगले को देखे, शब्द लिखा हुआ है नद्यर्पण, यह में क्या चिपका हुआ है, आधा दे। अब आधा दे चिपका हुआ है, उसको क्या बनेंगे, या तो उसमें छोटी या बड़ी ही लगाएंगे। तो देखिए छोटी ही लगाएंगे तो नदी शब्द में छोटी ही होता नहीं है, नदी छोटा लिखेंगे तो अशुद्ध होता है, क्योंकि नदी क्या है, नदी अपन जो रिवर बोलते हैं, नदी, नदी में बड़ी मात्रा आती है, स्त्रीलिंग शब्द है तो नदी, ठीक है। अब यह में किसकी मात्रा है, ए की, तो यह को तो काट, तो ए लिखा हुआ है, तो नदी प्लस अर्पण। लो भैया आराम से संधि विच्छेद करोगे, नदी प्लस अर्पण बराबर नद्यर्पण, नद्यम्बु। अब यह है, यह में दे चिपका हुआ है आधा, तो बिल्कुल न दे, दे में छोटी की मात्रा, नदी नहीं होता, नदी बड़ी होती है। अब यह में क्या है, ए की मात्रा, आराम से आप यण संधि के संधि विच्छेद देखो कितने आराम से कर सकते हो, नदी प्लस अंबु, अंबु माने होता है जल, तो नद्यम्बु, ठीक है। लो आराम से संधि विच्छेद हो गया आपका। अब जैसे देव्यर्थ, यह के आगे क्या चिपका हुआ है, आधा वह, तो वह में देवी छोटा और देवी बड़ा। हमें पता है देवी शब्द स्त्रीलिंग शब्द, छोटी ही आ ही नहीं सकती, तो देवी बड़ा आएगा, देवी प्लस, अब यह में किसकी मात्रा है कि, तो देवी प्लस अर्थ, देव्यर्थ। आराम से संधि विच्छेद कर सकते हो ट्रिक से, तो देवी प्लस अर्थ। इस तरह से आपको अपने पेपर में एज इट इज जैसे लिखना है, आप देखो कैसे आपके नंबर कट जाएं, ठीक है, विशेष रूप से, ठीक है जी। तो आप इस ट्रिक के साथ आराम से आंसर कर पाएंगे। हीरा मित्रों, आपका प्रश्न आपके सामने, आर्यस में से उपसर्ग के पृथक और अपसर्ग से शब्द बनाने के क्वेश्चन आते हैं। पृथक वाले में 4 शब्द दिए हुए हैं, आपको उपसर्ग को पृथक करना है बस उससे। जैसे पहला शब्द है अपव्यय, तो अप इसमें उपसर्ग, उपसर्ग को पहचानने का शुरू के 2-3 वर्डों को अंडरलाइन कर लो, आपको उपसर्ग आ जाएगा। तो अप प्लस व्यय, अपव्यय, तो देखो अप उपसर्ग हो गया। दूसरा अप शब्द, तो इसमें भी अप उपसर्ग हो गया, ठीक है। तीसरा बेवफा, तो बे उपसर्ग हो गया, और बेहया, तो इसमें भी बे हो गया। उपसर्गों को अलग करना बहुत आसान है, आराम से आप कर सकते हो। आप ऐसे लिख के आइए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। हीरा मित्रों, आपका प्रश्न आपके सामने देखिए ध्यान से, उपसर्गों से 2-2 शब्द बना देंगे, ठीक है। तो देखिए अल, जैसे अल आया, अलविदा, अल गरज, अल हदा, ठीक है, इस तरह शब्द बन जाएगा। दूसरा हेड, तो हेड विदेशी भाषा का हेड मास्टर, हेड ऑफिस। लो भैया शब्द बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हीरा मित्रों, आपका प्रश्न आपके सामने, मूल शब्द और प्रत्यय को पृथक करने का आर्यस में इसमें क्वेश्चन आता है, 2 अंक का होता है। आराम से आप क्या कर सकते हैं, जैसे अब इसमें लास्ट में औना और सूंगनी, तो नी प्रत्यय, तो आराम से आपको लास्ट के जो 1-2 वर्ण है उनको अंडरलाइन करने से ही पता लग जाएगा। जैसे खेलना, खेलना क्या है, धातु है ना, खेल धातु है इसमें। अब मूल शब्द है और इसमें क्या है, औना प्रत्यय लग गया, तो औना प्रत्यय, तो शब्द क्या बन गया, खिलौना, ठीक है। दूसरा सूंघना क्रिया है, तो सूंघ धातु हो गई, इसमें मूल शब्द सूंघना हो गया, ठीक है, और इसमें नी प्रत्यय लग गया, ठीक है, तो क्या बन गया, सूंघनी, ठीक है। आराम से आप मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कर सकते हो। हीरा मित्रों, आपका प्रश्न आपके सामने, प्रत्ययों का सहयोग करते हुए 2-2 शब्द बनाने, आराम से बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। विदेशी भाषा के प्रत्यय गार और गाहा है ना, जैसे गार है और गाहा है, ठीक है। जैसे मददगार, जैसे परवरदिगार, ठीक है, ओके। ऐसे ही इधर गाहा से आराम गाहा, ठीक है। जैसे दरगाह, आराम से शब्द बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। हीरा मित्रों, आपको प्रश्न आपके सामने, शब्दों के 2-2 पर्याय चलेगी, 2 अंक का क्वेश्चन आता है, इसमें बहुत सरल क्वेश्चन होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप इसको कर सकते हो। बस आसपास की चीज, जैसे शिकारी, अब शिकारी को अपन बहेलिया बोलते हैं, आकटक बोलते हैं, लुब्धक बोलते हैं, अहेरी बोलते हैं, तो वही शब्द देखो, आकटक, लुब्धक, व्याध, बहेलिया, अहेरी, ठीक है। शोभा, शोभा का मतलब सौंदर्य, छटा, सुंदरता और मनोहरता। हीरा मित्रों, आपका प्रश्न आपके सामने आ रहा है, इसमें 2 अंक का पर्यायवाची का क्वेश्चन आता है, 2-2 शब्द लिखने होते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन होता है, आराम से आप कर सकते हो। रमा बोलते हैं लक्ष्मी को, उमा रमा ब्रह्मानी तुम कमला रानी, तो रमा कमला, तो है ना, श्री कमला, विष्णुप्रिया, पद्मा, लक्ष्मी, आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। यम, यम का काल, सूर्यपुत्र, जीवितेश और शमन, ठीक है, आराम से पर्यायवाची लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात।
हीरा मित्रों आपका प्रश्न आपके सामने दो विलोम शब्द लिखे, आराम से लिख देंगे। 2 अंक का होता है उग्र, सौम्य हो जाएगा। उपार्जित स्वयं प्राप्त होता है। उन्मिलित निमिलित होता है ना। उन्मिलन निमिलन होता है। उपयोगी अनुपयोगी होता है। आराम से सिर्फ आंसर लिखने, प्रश्न नहीं लिखने आपको। हीरा मित्रों आपका प्रश्न आपके सामने लिख शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। 2 अंक का आता है, ठीक है। आवास, आवास का हो जाएगा प्रवास। आवर्तक, अनावर्तक, आवर्तक मतलब दोहराया हुआ अनावर्तक, ठीक है। आवर्तन, आवर्तन का निवर्तन हो जाएगा। और आलोचना, आलोचना का प्रशंसा हो जाएगा। आराम से कर सकते हो, प्रश्न नहीं लिखने सिर्फ। हीरा मित्रों आपका प्रश्न आपके सामने लिखिए। जो शब्दों का अर्थ का अंतर लिखिए। 2 अंक का शब्द आता है, कोई दिक्कत बनी बात है, आसानी से लिख सकते हैं। मुशल और मुसली, मुशल बोलते हैं मूसल को और मुसली बोलते हैं बलराम को, क्योंकि उनके पास क्या था, वो हल था, है ना। मुसल्ली किसको बोलते हैं, है ना, बलराम को। मिति और मिति, वो मिति और मिति, तो मिति बोलते तारीख को, आज कौन सी मिति को, और मिति बोलते विज्ञान को, है ना, ज्यामिति वगैरह, जैसे विज्ञान और सीमा को। देखिए मित्रों, ये रहा प्रश्न आपका। युग्म शब्दों का अर्थगत लिखिए। 2 अंक का क्वेश्चन आता है, आपको लोड लेने वाली जरूरत ही नहीं है, आराम से आप लिख सकते हो। क्षमा और क्षमा, क्षमा और क्षमा। क्षमा बोलते हैं पृथ्वी को और क्षमा बोलते हैं टीबी रोग को, है ना। तो और वैसे क्षमा क्या उसको भी बोलते हैं, वो यक्षमा होती है ना, तो इसलिए जल्दबाजी मत करना, इसको कहीं टीबी लिख दो आप, है ना। तो वो टीबी रोग नहीं है, वो क्षमा ये होता है पृथ्वी को, और क्षमा मैंने उससे क्षमा मांग ली, और वो होता है यक्षमा, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना, कहीं जल्दबाजी में इसको टीबी लिख दो, है ना। तो क्षमा, है ना, और क्षमा, तो क्षमा पृथ्वी और क्षमा माफी। हरिण्य और हरिण, हरिण्य बोलते सोने को, हरिण्य गर्भ, है ना, सोना। हरिण बोलते मृग को। आराम से आप लिख सकते हो, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हीरा मित्रों आपका प्रश्न आपके सामने देखिए ध्यान से, है ना। एक एक सार्थक शब्द लिखना है अपने को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जिस ग्रहण में सूर्य चंद्रमा का बिंब राहु से ग्रस्त हो जाए तो उसे बोलते खग्रास, है ना। ओके, और फिर अपने क्या है, गणित का जानकार गणितज्ञ। प्रश्न मत लिखना, सिर्फ आंसर लिखना। देखिए मित्रों, ये वाक्यांश के लिए शब्द लिखना अपने को, आराम से लिख सकते हैं। गंगा से उत्पन्न गांगे, और गंगा और जमुना के जल के मेल से 2 तरह के रंग मानने वाला गंगा जमुनी संस्कृति बोलते हैं ना, वही है ये। हीरा मित्रों आपका प्रश्न आपके सामने, शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। 2 अंक का, आराम से अपन इसको कर सकते हैं, ठीक है। जैसे निर्दयी नहीं होता निरुपसर्ग आके, तो किसी भी शब्द के आखिरी में बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, ठीक है। तो आजान से निर्दय, निर्दोष, निर्लंब और निर्लोभ, आराम से सही हो जाएंगे। हीरा मित्रों आपका प्रश्न आपके सामने देखिए। शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। जैसे गुणवान होता है तो गुणवती आएगा, सत्यवान होता है तो सत्यवती आएगा, चरित्रवान होता है तो चरित्रवती आएगा, और कलावान होता है तो कलावती आएगा। लेकिन इस रूप में लिखा हुआ ये गलत होता है, ठीक है। वानवान होते तो स्त्रीलिंग वती आ जाए। हीरा मित्रों आपका प्रश्न आपके सामने, वाक्य को शुद्ध कीजिए। 2 अंक का आर्य समास में क्वेश्चन आता है, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉरी, है ना। महात्मा के सदोपदेश, संधि संबंधी अशुभ दिए, सदोपदेश नहीं होता, सत प्लस उपदेश सदुपदेश होते हैं, ठीक है। उसने इधर देखा और बोला, बोला नहीं कहा, ठीक है। बोलना नहीं आता, वाक्य में कहा बोलते हैं। हीरा मित्रों आपका प्रश्न आपके सामने, वाक्य को शुद्ध कीजिए। 2 अंक का, आराम से आप कर सकते हो। मंत्रिमंडल की बैठक कल होगी। मंत्रिमंडल में यदि मंत्री के पीछे कोई भी लग जाए, मंत्रिमंडल लग जाए, मंत्री परिषद लग जाए, मंत्रीगण लग जाए, मंत्रिवृंद लग जाए, तो मंत्री की बड़ी की मात्रा छोटी में कन्वर्ट हो जाती है। पूजनीय पिताजी नहीं, पूजनीय शुद्ध लिखा हुआ है, पूजनीय लिखाना पड़ेगा, तो पूजनीय पिताजी, ये गलत लिख दिया इन्होंने। पूजनीय, माता होती तो पूजनीय आता है, पिता है तो पूजनीय आएगा। हीरा मित्रों आपका प्रश्न आपके सामने, मुहावरों का वाक्य में सार्थक प्रयोग कीजिए। 2 अंक का, ठीक है। आप आराम से कर सकते हैं। इतिश्री करना मतलब समाप्त करना। कक्षा में आज आचार्य शाकुंतलम के अंतिम अध्याय की इतिश्री की। इतिश्री होना मतलब समाप्त होना। महात्मा गांधी की मृत्यु के साथ ही एक युग की इतिश्री हो गई, ठीक है। आप आराम से लिख सकते हो। हीरा मित्रों आपका प्रश्न आपके सामने, लिखित मुहावरों का वाक्य में सार्थक प्रयोग कीजिए। 2 वाक्य आते हैं, आराम से आप कर सकते हो। आंसू पूछना मतलब धैर्य प्रदान करना। आपत्ति के समय मित्रगण आंसू पहुंचते हैं। जैसे आंसू पीकर रह जाना मतलब दुख सहकर रह जाना। बाढ़ में उसका सब कुछ नष्ट हो गया और वे बेचारा आंसू पीकर रह गया। हीरा मित्रों आपका प्रश्न आपके सामने देखिए। आपको लोकोक्ति है, निम्नलिखित लोकोक्ति के वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 अंक की, ठीक है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो मतलब क्रोधावेश में अटापट कार्य करना। जब चुनाव में नेताजी हार गए तो अफसरों को दोष देने लगे, जिससे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत चरितार्थ हुई। खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती, मतलब ईश्वर का दंड चुपचाप काम के अनुसार मिल जाता है। गजानन बाबू के कुकर्मों का फल है कि 45 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने फाजिल मार गया है, जिसके कारण वे शैया पर पड़े हैं। सच ही कहा गया कि खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती। हीरा मित्रों आपका प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित लोकोक्तियों का वाक्य में सार्थक प्रयोग कीजिए। 2 अंक की आती है, आपको कर सकते हो। जैसे कर्महीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े, मतलब दुर्भाग्य होने पर सभी काम बिगड़ जाते हैं, ठीक है। भागीन के हर काम में रोड़ा अटकता है, उसे अपने हर काम में विघ्न या बाधा से 2-4 होना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए कहा गया कर्महीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े। करे कोई भरे कोई, दूसरे की गलती का फल कोई और भुगतता है। राम प्रकाश ने शिवम की कलम चुराई लेकिन पकड़ा निर्दोष शिव प्रकाश गया है, तो कहा गया करे कोई भरे कोई वाली कहावत को सिद्ध करता है। हीरा मित्रों आपका प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों के हिंदी पारिभाषिक शब्द लिख देंगे। डिस्बर्समेंट को बोलते हैं वितरण, और डिस्कार्ड को बोलते हैं अपने खारिज करना। हीरा मित्रों आपका प्रश्न आपके सामने, अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का, जैसे डेमी ऑफिशियल लेटर डीओ तो अशासकीय पत्र, और डिमोलिश, डिमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त करना, दोनों इंपॉर्टेंट है। हीरा मित्रों आपका संक्षिप्तीकरण का प्रश्न आपके सामने,
ठीक है जी। 10 नंबर का आपको संक्षिप्तीकरण आता है, 150 शब्द का पैरा आता है, आपको लगभग 50 शब्दों में 1/3 लिखना होता है और एक उसका टाइटल लिखना होता है। आपके 8 नंबर डिवाइड होते हैं संक्षिप्तीकरण में, 2 नंबर मिलते हैं आपको टाइटल के। आप क्या करेंगे कि जब संक्षिप्तीकरण लिखेंगे तो जो पैरा दिया हुआ है उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, उस पैरा को अगर नहीं समझ में आया दोबारा पढ़ लो, पर पहले बार में बहुत ध्यान से पढ़ो, अंडरलाइन कर लो। पहले उसका संक्षिप्तीकरण लिखो, फिर उसका क्या करो, शीर्षक लिखो। जैसे अनंत रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है, कहीं मधुर, कहीं सुसज्जित या सुंदर रूप में, कहीं रूखे बेडौल या कर्कश रूप में, कहीं भव्य विशाल या विचित्र रूप में, और कहीं उग्र कराल और भयंकर रूप में। मतलब यहाँ तक जो बात की है वो प्रकृति की विविधता की बात की है, ऐसे लिख लिया करो शॉर्ट करने के लिए, प्रकृति की विविधता। ठीक है। दूसरा, सच्चे कवि का हृदय उसके सब रूपों में लीन होता है, क्योंकि उसके अनुराग का कारण अपना खास सुखभोग नहीं बल्कि चिर साहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है। कि कवि होता है ना, वो कवि प्रकृति से ज्यादा जुड़ा होता है। क्यों? क्योंकि कवि लंबे समय से प्रकृति के साथ अपना साथ देख रहा होता है, साहचर्य का भाव होता है कवि के अंदर प्रकृति के साथ वाला, है ना। तो आप लिख सकते हो कवि प्रकृति से साहचर्य भाव रखता है। ये आपको क्या ऐसे छोटा छोटा लिखने से क्या हो जाएगा, संक्षिप्तीकरण आसान हो जाएगा। साहचर्य भाव रखता है, जो केवल प्रफुल्ल प्रसून प्रसाद के सौरभ संचार मन मकरंद लोलुप मधुकर के गुंजार कोकिल कूजित निकुंज और शीतल सुख स्पर्श समीर की ही चर्चा किया करते हैं, वे विषय या भोग लिप्सु हैं। इसी प्रकार जो केवल मुक्ताभास हिम बिंदु मंडित मरकत्ताभ साद्वल जाल अत्यंत विशाल गिरी शिखर से गिरते जलप्रपात की गंभीर गति से उठी हुई शिखर निहारिका के बीच विविध वर्ण स्फुरन की विशालता भव्यता और विचित्रता में अपने हृदय के लिए कुछ पाते वे तमाशबीन है, सच्चे भावुक या सहृदय नहीं। तो देखो यहाँ पर बुराई की गई है किसकी, कि वो अच्छा कवि नहीं है जो क्या है, केवल और केवल बाह्य रूप को देखे प्रकृति के को। तो क्या लिख रखा है, जो केवल प्रफुल्ल प्रसून प्रसाद कि खुले हुए फूलों की महलों को देखता हो, कि सौरभ संचार कि उसकी खुशबू फैल रही हो, मकरंद लोलुप मधुकर के गुंजार जो सिर्फ शहद के लालची भौरे के उस आवाज के पीछे पागल हो, कोकिल कुंजित निकुंज और ऐसे कुंज बन की जो यहाँ पर कोयले कूद रही हो, शीतल सुख स्पर्श समीर शरीर को ठंडा कर देने वाली ठंडी ठंडी पवन का स्पर्श और की ही चर्चा किया करते हैं। कई ऐसे कवि होते हैं जो सिर्फ प्रकृति के बाह्य रूप की चर्चा करते, खिले हुए फूल भौरे गुंजार करते हुए भौरे, ठंडी चलती हुई हवा, कोयलों के कूदते हुए जंगल, वे विषय तथा भोगलुप्त है, मतलब उनमें अंदर वासना है, वो केवल प्रकृति को बाह्य रूप से जीना चाहते हैं। इसी प्रकार जो केवल मुक्ताभास हिम बिंदु मंडित मरकताब साद्वल जल, मतलब क्या करते हैं, जो केवल चाहते हैं कि सिर्फ प्रकृति पर चारों ओर ओस हो और ओस के ऊपर क्या हो कि मतलब सूर्य की रोशनी पड़ने पर मोती जैसे वो ओस चमक रहे हो और एक चादर सी बिछी हो बर्फ की, वैसा कुछ देखना चाहते हैं प्रकृति को। अत्यंत विशाल गिरी शिखर से गिलते जलप्रपात की गंभीर गति से उठी हुई शिखर निहारिका के बीच, और ऐसे ही कुछ चाहते हैं कि बहुत बड़े ऊंचे पहाड़ से पानी गिरे और पानी गिरने से जो नीचे वो बफारा बनता है ना, वो धुआंसा बनता है, उसकी उस शिखर वाहिनी मतलब उसके छोटे छोटे बिंदुओं को बहते हुए देखना चाहते हैं। ठीक है। विविध वर्ण स्फुरन का विशाल भव्यता और विचित्रता में अपने हृदय के लिए कुछ पाते हैं, वे तमाशबीन है, जिस कहीं नहीं जाते हमने ये वाटरफॉल देखा, ये वाटरफॉल देखा, हमने ये फिजौर देखा, वो देखा, सिर्फ वो प्रकृति का बाह्य रूप देख रहे हैं। ठीक है। वे तमाशबीन है, सच्चे भावुक या सहृदय नहीं। जो प्रकृति के बाह्य रूप को देख रहा है वो केवल तमाशबीन है, वो कठोर हृदय है, वो केवल प्रकृति से वासना चाहता है, प्रकृति से सिर्फ बाह्य रूप को देखकर खुश होना चाहता है। ठीक है, समझ गए। फिर प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों को रखने वाले वर्णन हमें वाल्मीकि, कालिदास, भभूति इत्यादि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। लेकिन जिन्होंने प्रकृति के हर रूप की, अच्छे रूप की, बुरे रूप की, सौम्य रूप की, उग्र रूप की, सबकी अगर बात की है, सबको अपनी रचनाओं में स्थान दिया है, तो वो मिलता है संस्कृत के कवियों में। किनमें? कालिदास, भभूति, है ना, इन सब में। ठीक है, वाल्मीकि में। पिछले खेमे के कवियों ने मुक्तक रचना में तो अधिकतर प्राकृतिक वस्तुओं का अलग अलग उल्लेख केवल उद्दीपन की दृष्टि से किया है। कि अभी हाल की बात करें तो आजकल कवि क्या कर रहे हैं, केवल मुक्तक लिख रहे हैं, महाकाव्य तो लिखने की उनकी औकात नहीं है। और वो क्या करते हैं, सिर्फ छोटे छोटे मुक्तकों के माध्यम से सिर्फ उद्वेलित करते हैं, सिर्फ एक अग्नि सी जगा देते हैं आपके अंदर। ठीक है। प्रबंध रचना में थोड़ा बहुत संश्लिष्ट चित्रण किया है, वह प्रकृति के विशेष स्वप्न रूप विभूति को लेकर ही। और अगर उन्होंने थोड़ा बहुत प्रबंध भी लिखा है तो फिर उन्होंने क्या लिखा है, बहुत कुछ क्या है, प्रकृति की रूप विभूति सिर्फ बाह्य रूप को लेकर ही। तो देखो इसमें बात की गई है दो कवियों की तुलना,
कि सच्चा कवि वो है जो प्रकृति को आंतरिक रूप से जाने। प्रकृति को बाह्य रूप से जानने वाले तो सिर्फ वंडरलास्ट के वो होते हैं, वंडरलास्ट बोलते हैं ना, वंडरलास्ट के लिए, वंडरलास्ट नहीं सॉरी वंडरलस्ट, प्रकृति के प्रति वासना के क्या होते हैं, पुजारी होते हैं। लेकिन जो मुरझाए हुए फूल में भी जीवन देख लें, जो प्रकृति के काले मेघों से भी उस तरह का जीवन चित्रण करवा लें, वही तो है कवि। तो वो कला किसमें थी? कालिदास में थी, वाल्मीकि में थी, भवभूति में थी, इनमें थी। तो आज के और पहले के कवियों की तुलना है, उन कवियों का प्रकृति को देखने का दृष्टिकोण है। तो आराम से अपन इसको क्या कर सकते हैं, संक्षिप्त कर सकते हैं, ठीक है, अपने शब्दों में, कवि और प्रकृति। तो जैसा कवि वैसी उसके मन में प्रकृति, आराम से टाइटल हो सकता है। फिर क्या है, प्रकृति के दो रूप हैं, एक सुंदर, दूसरा बेडौल, दोनों ही हैं। हम केवल सुंदर रूप को ही क्यों देखते, क्योंकि विषय वासना के भोगी हम। लेकिन जो बेडौल को भी सुंदर बना ले वही है सच्चे कवि का हृदय, दोनों में रमता है। सच्चे को कोई बेडौल परेशान नहीं करता और कोई सुंदर आकृष्ट नहीं करता, वो दोनों के प्रति समान है। किंतु जो प्रकृति के बाहरी सौंदर्य का चयन अथवा उसकी रहस्यमयता का उद्घाटन करता है, रह गया, वह कवि नहीं है। कि केवल बाहरी चीजों को ही देख रहा है, बाहरी चीजों को ही लोगों को बताने में लग रहा है, बाहरी चीजों को ही बता रहा है कि हाँ ये वो अच्छा कवि नहीं है। प्रकृति के सच्चे रूपों का चित्रण संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं, प्रबंध काव्यों में उसका संश्लिष्ट वर्णन भी हुआ है। तो बिल्कुल आराम से लिख सकते हो, एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं होती है। जो पैरा में आए हुए एग्जाम्पल है, जैसे भवभूति, कालिदास, है ना, वाल्मीकि, इनके नाम नहीं लिखने होते। जो अनुच्छेद में एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो संक्षिप्तीकरण में कभी भी नहीं लिखे जाते हैं। संक्षिप्तीकरण में अपनी भाषा में बिल्कुल सिंपल उस बात को क्रक्स रूप में समझा देना जो कही गई है। ये रहा मित्रों आपका प्रश्न, पल्लवन का निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल। ये पल्लवन ने 10 अंक का था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ने ही को सूल। तो मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये पंक्ति कही थी। पंक्ति इसलिए कही थी क्योंकि भारत में अपनी भाषा के बजाय आयातित भाषा का प्रयोग लोगों के द्वारा किया जाना, अपनी भाषा को उतना सम्मान नहीं देना, मातृभाषा के प्रति विलक्षणता दिखाना, ये कुछ ऐसे कारण थे जिन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे महान हिंदी विश्लेषक को, हिंदी के सृजनकार को, जिस हिंदी को हम पढ़ रहे हैं उस हिंदी को लाने वाले को क्या है, ऐसी पंक्तियां कहनी पड़ी। ठीक है, तो आप, और ये भी सही बात है कि अपनी भाषा में अगर आप उन्नति के बीज नहीं खोजते हैं, आप अपनी भाषा की उन्नति के लिए प्रयास नहीं करते हैं, तो आपकी सभी प्रकार की उन्नति, आपका जो ओवरऑल ग्रोथ है वो ओवरऑल ग्रोथ आपका रुक जाएगा। क्योंकि आप जिस भाषा में पले हैं, जिस भाषा ने आपको पोषण दिया है, जिस भाषा ने आपके अंदर पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, दार्शनिक, धार्मिक मूल्यों को आपके अंदर डाला है, अगर आप उसी भाषा से अगर परहेज करेंगे तो वह भाषा क्या है, आपके विकास को रोक देगी। इसलिए अपने विकास से पहले अपनी भाषा का विकास करना चाहिए। जिसने हमें मानव बनाया, मानव की तरह सभ्य बनाया, हमें बोलने में सक्षम बनाया, तो क्यों ना, जब जिसने हमें मानव बनने की प्रेरणा दी, जिसने हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक माध्यम प्रदान किया, जो हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक बन के रही है, वही भाषा आज अगर अस्तित्व के संकट को झेलेगी तो बताइए हमारा चहुमुखी विकास कैसे हो सकता है। तो बहुत अच्छी पंक्तियां, इन पे पल्ला बनाए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मातृभाषा की, है ना, त्रिभाषा की, इन सब की बात की गई है, तो इस तरह के पल्ला बनाना लाजमी भी है। तो देखो, एक स्थानीय देश की पहचान वहां बोली जाने वाली भाषा से ही होती है। ऑब्वियस सी बात है, हम हिंदुस्तान के लोग हैं क्योंकि यहाँ हिंदू रहते नहीं, क्योंकि यहाँ पर हिंदी ज्यादा बोली जाती है, हिंदी में लोग सहज है, संपर्क भाषा यहाँ की हिंदी है। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक आप हिंदी में कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, किसी देश की उन्नति चाहे वह आध्यात्मिक हो, राजनीतिक हो या सांस्कृतिक और आर्थिक ही क्यों ना हो, वहां की भाषा ही उन्हें आधार प्रदान करती है। इसलिए हर सभ्य समाज अपने विकास से पहले अपनी भाषा का समुचित विकास करता है। हर सभ्य समाज यही करता है। आप देख लीजिए, जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपनी भाषा को लेकर कितने ज्यादा गंभीर हैं। अब देखिए, लोग अपनी भाषा को इंटरनेशनल भाषा बनाने के पूरे प्रयास में लगे रहते हैं। आप सोचिए क्यों? क्योंकि आप अपनी भाषा की अगर उन्नति करते हैं, आप अपनी भाषा को विकास के पायदानों पर लाते हैं, आपकी भाषा उस शिखर को छू पाती जिस शिखर की भाषा को आवश्यकता है, तो आपके देश का चहुमुखी विकास होगा। क्लियर है? तो देखिए, यहाँ भाषा की उन्नति के संबंध में भारत देश की बात करें, अब भारत के पक्ष में देखें तो अनेक भाषाएं व बोलियां, ठीक है, अनेक भाषाएं व बोलियां यहाँ विद्यमान हैं।
ठीक है, लेकिन इन सभी को सूक्ष्म रूप से एक तार जोड़ता है, यही तार विविधता में एकता का सूत्र बनकर प्रमुख भूमिका निभाता है। हिंदी भाषा में सदियों से जिस तरह पूरे भारत को एक रूप में जोड़े रखा है, तो अब हमारा भी कर्तव्य है कि हम हमारी भाषा का, है ना, सम्मान करें, इसकी लिपि की रक्षा करें। ठीक है, ओके, इसकी लिपि की रक्षा करें। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद से राजभाषा विभाग भी हिंदी सहित भारतीय भाषाओं के विकास में प्रमुख भूमिका निभा रहा है, लेकिन अंग्रेजी भाषा के बदले प्रयोग ने हिंदी के दर्जे को युवाओं के बीच गिराया है। आज जिस तरह अंग्रेजी भाषा ने हम लोगों के बीच जगह बनाई है, जिस तरह अंग्रेजी भाषा एक स्टेटस सिंबल बन चुकी है, जिस तरह अंग्रेजी भाषा युवाओं को अत्यधिक प्रिय लगती है, युवा इस भाषा को बोलना अपना सम्मान समझते हैं और अपनी क्षेत्रीय भाषा या हिंदी भाषा को बोलना उसे अपमानजनक समझते हैं। ऐसा लगता है, उनको लगता है कि चार पढ़े लिखे लोगों के बीच में, सो कॉल्ड सब लोगों के बीच में अगर हिंदी में बोला जाएगा तो आपके बुद्धिमान होने पर क्या है, संदेह किया जाएगा। ऐसा मन में भाव आज युवाओं के आ चुका है। तो ऐसे में क्या है, आपकी भाषा क्या है, पिछड़े पायदान पर चली जाएगी। आपकी भाषा विकास के उच्च शिखर को नहीं छू पाएगी। तो देखिए, लेकिन अंग्रेजी भाषा के बदले प्रयोग ने हिंदी के दर्जे को युवाओं के बीच गिराया है। शिक्षित युवा, ठीक है, शिक्षित युवा हिंदी भाषा बोलना असम्मानजनक मानते हैं तथा एलिट क्लास के अनुरूप नहीं मानते। ठीक है, एलिट क्लास के अनुरूप नहीं मानते। ऐसे में भारतेंदु हरिश्चंद्र की मुकरियां यहाँ सत्य प्रतीत होती हैं। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो विदेशी भाषाओं पर टिप्पणी की बात, यहाँ शब्द अंग्रेजी लिखा है पर ये सभी भाषाओं पर लागू होता है, तो वो क्या है हास्य रूप में, लेकिन वो बहुत गंभीर अर्थ रखते हैं। वो टिप्पणियां बहुत अर्थ रखती हैं गंभीर। तो देखो कि गुरुजनों में मान बढ़ावत, अपनी खिचड़ी आप पकावत, मापनी आप, है ना, गुरुजनों में मान बढ़ावत, अपनी खिचड़ी आप पकावत, भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेजी। कि जो केवल एलिट क्लास की भाषा हो, वो भाषा सिर्फ आपको एलिट क्लास के लोगों में ही क्या कर सकती है, ऊंचा कर सकती है। लेकिन जो भाषा आमजन की भाषा है, जो भाषा आपके हृदय से निकलती है, जो भाषा आपके चहुमुखी विकास के द्वार खोलती है, जो भाषा माता की तरह आपको बचपन में पाली पोसी है, अगर वो भाषा आपके बीच से अपना सम्मान और स्थान खो दे तो क्या आप आगे विकास कर पाएंगे? नहीं। तो इसलिए विदेशी भाषाएं सिर्फ एक तेजी के रूप में होती हैं, एक दिखावे मात्र होती हैं। इसलिए क्या करें, हाँ, आज युग बदल रहा है, ग्लोबल विलेज की अवधारणा है, भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें यूज करना चाहिए संपर्क के लिए, लेकिन अपनी भाषा को पीछे छोड़कर नहीं, बल्कि अपनी भाषा को आगे रखकर। तो आप देखिए, तो है ना, इस तरह भीतर तत्व ने झूठी तेजी, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेजी। स्वयं भाषा मात्र रूप में हमारा पालन करती है, वह हमें समाज और लोगों से जोड़ती है, हमारे जन्म से मृत्यु तक के संस्कारों के निर्वहन में सहयोगी होती है। अतः अपनी भाषा की उन्नति सभी उन्नतियों का मूल है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। आरएस मेंस 4000 प्लस क्वेश्चन बैंक है, उनमें आंसर राइटिंग की स्किल्स को कैसे इंप्रूव करते हैं उसके बारे में बताया गया है, और वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल है। एक व्यक्ति आपको खुद सामने लिख करके बता रहा है कि ये प्रश्न है, इसकी ये एनालिसिस है और इसमें ये कंटेंट आना चाहिए। इस तरह सटीक कोई क्या बता पाएगा कि अगर आपने इन प्रश्नों को भी, सिर्फ इन 4000 क्वेश्चंस को भी अपने हाथ से लिख लिया ना, तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अमेजिंग हो जाएगी, रियली अमेजिंग हो जाएगी। ये वो टाइम नहीं बचा है अब वो टाइम नहीं है कि आप ना कोई नए सिरे से पढ़ना शुरू करो और उसके बारे में बात करो। नो, राइट द टेस्ट एंड ऑफ कोर्स राइट फॉलो द क्वेश्चंस। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक है और बहुत मेहनत करके उत्तर लिखे गए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपको इनसे बहुत फायदा मिलने वाला है। इस पर्टिकुलर कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर इनको आप पढ़ें और आप उसके बारे में लाइव कमेंट दें कि आपको कैसा लगा। नो डाउट अबाउट इट कि क्वेश्चन और उनके आंसर बहुत सटीक लिखे हुए हैं, और 4000 क्वेश्चंस का मतलब है इतना बड़ा बैंक है जिससे बाहर क्वेश्चन बनने की संभावनाएं लगभग नगण्य है। महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर की ओर से अधीक्षक करौली जिला को एक अर्धशासकीय पत्र लिखिए, जिसमें कैला देवी मेले में पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु विशेष प्रबंध का उल्लेख हो। तो क्या है, ये अर्धशासकीय पत्र है। क्या है? अर्धशासकीय पत्र, डेमी ऑफिशियल लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर। ठीक है, अब अर्धशासकीय आधा शासक वाला है, ऐसा
तोड़ लो। बिल्कुल जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, इजी बनाएंगे चीजों को, डरना नहीं है। अर्धशासकीय पत्र आधा शासन वाला है, तो आधा कैसा होगा, पर्सनल। मतलब किसी से आप कैसी बात कर रहे हो, काम तो वही करवाओगे जो सरकार चाहती है, सरकार में के लिए महत्वपूर्ण हो, जो लोगों के लिए लोक व्यवस्था को बनाए रखे, लेकिन उससे थोड़ा सा बिहेवियर पर्सनल सा रखोगे, एकदम अपने, अरे भाई प्लीज यार ये काम को कर देना भाई, इस वाला टोन। ये वाला टोन कब आएगा, जब थोड़ा सा क्या है, वो एकदम फॉर्मल नहीं दिखेगा, वो थोड़ा सा कैजुअल भी रिलेशन रखना है, थोड़ा सा मतलब उसके साथ करीब आके बात करनी है, तो उसे डेमी ऑफिशियल लेटर बोलते हैं। अर्धशासकीय पत्र, इसमें क्या करना है, तो देखो अर्धशासकीय पत्र एक ऐसा पत्र होता है जिसमें एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय, एक विभाग से दूसरे कार्यालय में क्या पत्र जाते हैं, है ना। तो उसमें क्या किया जाता है, दो लोगों के बीच संवाद का माध्यम ऐसा होता है कि काम सरकारी होता है, लेकिन उसमें क्या है, पर्सनल इंटरेस्ट लेकर काम करवाया जाता है, और जिस व्यक्ति को लेटर लिखा जाता है उसमें क्या होता है, उस व्यक्ति के साथ थोड़ा सा आत्मीयता भरा पत्राचार किया जाता है, जिससे कि काम जल्दी हो जाए। एक्चुअली काम जल्दी करवाने के लिए, ज्यादा प्रभावी तरीके से करवाने के लिए, ज्यादा इफेक्टिव हो इसलिए करवाने के लिए डेमी ऑफिशियल लेटर, अर्धशासकीय पत्र लिखा जाता है। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मेट कैसा है, सबसे ऊपर सरकार है ना, जो भी सरकार है उसका लिखेंगे। अब कार्यालय का नाम और पता इसमें उस तरह नहीं लिखते, डेमी ऑफिशियल लेटर में राइट साइड में क्या लिखेंगे, है ना, कार्यालय पुलिस। ठीक है, मतलब जो प्रेषक है उस प्रेषक का मैं पदनाम पता, कार्यालय पुलिस, कार्यालय का नाम लिख दिया, महानिदेशक पदनाम लिख दिया, राजस्थान पुलिस जयपुर, ये पता हो गया। फिर इसमें क्या करेंगे, नीचे अर्धशासकीय पत्र क्रमांक, वो जो भी है अर्धशासकीय पत्र क्रमांक भी होता है 5 राजस्थान पुलिस 22/125, दिनांक 1 अप्रैल 2022, जो मतलब दिनांक जो भी आप डालना है वो डाल लेना। तो इसमें क्या है, राइट साइड में क्या आता है, प्रेषक अधिकारी के कार्यालय का नाम, उसका पदनाम में पता, और उसके जस्ट नीचे क्या आता है, अर्धशासकीय पत्र क्रमांक, और उसके जस्ट नीचे आती है दिनांक। ये बहुत अच्छे से याद रखना है डेमी ऑफिशियल लेटर का फॉर्मेट, कि इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर सरकार का नाम, फिर राइट साइड में क्या करेंगे, फिर राइट साइड में हम क्या करेंगे कि राइट साइड में हम सबसे पहले लिखेंगे कार्यालय का नाम, अधिकारी का पदनाम, फिर मैं पता, उसके नीचे अर्थशासकीय पत्र क्रमांक और उसके नीचे दिनांक। ये बहुत अच्छे से याद रखना है, सारा राइट साइड में आएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि देखो प्रिय एवैसे, क्योंकि अब आप अर्थशासकीय पत्र लिख रहे हो, तो अर्धशासकीय पत्र लिखते समय आपको क्या करना है, उसके साथ इस तरह का पत्राचार करना है जिससे कि सामने वाला क्या हो, उस व्यक्ति के काम को सीरियसली ले सके, उस व्यक्ति के काम को क्या कर सके, इफेक्टिव तरीके से कर सके। तो इफेक्टिव तरीके से करवाने के लिए क्या चाहिएगा, उससे पत्राचार व्यवहार ऐसा करना पड़ेगा जिससे सामने वाले को अच्छा लगे, है ना। तो सामने वाले को अच्छा लगने के लिए क्या है, उससे बात प्रिय। अब देखो लड़की, अब मामला ऐसा है कि मान लो भेजने वाला अधिकारी पुरुष है, और है ना जो प्रेषित है वो कौन है, महिला है। अब महिला को प्रिय लिख सकता है क्या, अब देखो महिला को अगर प्रिय लिख दिया तो फिर काम बिगड़ जाएगा, फिर है ना, फिर महिला को अगर प्रिय लिख दिया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे बड़ी बात देखो इसमें क्या है, ये अच्छे से याद रखना है अर्धशासकीय पत्र में, कि आप जब भी अर्धशासकीय पत्र लिखेंगे तो मैं इसमें ये बता दूं, महिला को लिखेंगे तो महिला को अगर वो विवाहिता है तो श्रीमती लिख दीजिए, है ना, और वो अविवाहिता है तो सुश्री लिख दीजिए, लेकिन प्रिय प्रिया मत लिख देना, है ना, ये महिला के लिए गलत हो जाएगा प्रिय प्रिया। ठीक है, कुछ गलत मतलब निकाल ले, कोई और चक्कर पड़ जाए। ठीक है, इससे अच्छा क्या है, आपको जैसे आया तो आप फॉर्मेट पूरा फॉलो करेंगे अर्थशासकीय पत्र का, डेमी ऑफिशियल लेटर का। सबसे पहले तो इसमें सरकार का नाम, उसके बाद वो जो व्यक्ति है उसके कार्यालय का नाम, उसका पदनाम, मैं पता। अब देखो किसी को अर्धशासकीय पत्र लिखते हैं तो क्या है, तब अब यहां तक देखो मैं इधर अभी इसीलिए इधर अंडरलाइन नहीं किया है और मैं डायरेक्ट दूसरे पे आ गया जिससे आपको समझा पाऊं। यहाँ पे प्रिय एवैसे लिखा है, कोई आपके साथ पास का करीब का कब फील करेगा, जब आप उसे अपना नाम बता के भी चलोगे कि मैं मोहन प्रकाश बोल रहा हूँ, मैं रामदेव बोल रहा हूँ, मैं है ना जैसे मान लो योगेश बोल रहा हूँ कि मैं राजेश बोल रहा हूँ, तो उसको थोड़ा ठीक लगेगा। और आप बोलो मैं पुलिस महानिदेशक बोल रहा हूँ तो उसको थोड़ा, वो आप बोलो कि मैं राम कुमार पुलिस महानिदेशक हूँ तो उसका एक अलग ही इफेक्ट पड़ेगा। जब क्योंकि आप प्रिय लगा रहे हो ना यहाँ पे, जिससे बात करना चाहते हो उससे उस काम को जल्दी करवाना चाहते हो पर्सनल लेवल पे, तो आप क्या अगर सिर्फ इसको लिख के आते हो, जैसे फॉर्मेट कई गाइडों में ऐसा है कि ये वाला चीज है जो गायब है फॉर्मेट में, क्या है ऊपर सरकार का नाम है, उसके कार्यालय का नाम मैं पता है, तो अब ये क्या है ऑफिशियली हो गया, डेमी ऑफिशियल सा नहीं लग रहा।
सामने वाले को नाम बताओ, उससे नाम पूछो, उसके लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो जिससे उसको अच्छा लगे। ठीक, तो राजस्थान सरकार कार्यालय पुलिस महानिदेशक राजस्थान पुलिस जयपुर और अर्धशासकीय पत्र क्रमांक और दिनांक, ये तो सब लिख दिया। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है, जो राजस्थान सरकार के जस्ट नीचे, जो जस्ट इधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ है ना, लेफ्ट की तरफ क्या होता है कि जो भी व्यक्ति है जो कि इस अर्धशासकीय पत्र को भेज रहा है, वो अपना क्या करेगा, नाम लिखेगा और अपना पदनाम लिखेगा। क्या लिखेगा? नाम और पदनाम, है ना, नाम और पदनाम लिखेगा। फिर राइट साइड में ही वो अपना कार्यालय का पता और खुद का पदनाम और अपना जो विभाग का नाम है वो सब लिखेगा, और फिर उसके नीचे अर्थशास्त्रीय पत्र क्रमांक और दिनांक लिखेगा। ये अच्छे से याद रखना है। इस चीज को डेमी ऑफिशियल लेटर में क्या है, गलती होती है बच्चों से खूब जब भी आता है, क्योंकि हम इसको ले दे के वही कार्यालय आदेश अनुस्मारक दुनिया भर की चीजें परिपत्र और ये पढ़े होते हैं, हमारे दिमाग में वही चल रहा होता है, और हम इसका भी जो फॉर्मेट है वही वाला बना देते हैं। तो आप वही वाला नहीं बनाएंगे, आप सीधा सीधा बीचों बीच में राजस्थान सरकार, लेफ्ट साइड में उसका प्रेषक अधिकारी का नाम पदनाम, फिर राइट साइड में कार्यालय का कार्यालय पदनाम में पता, फिर उसके नीचे अर्थशास्त्रीय पत्र क्रमांक संख्या, फिर उसके बाद क्या है दिनांक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब थोड़ा नाम लिख चुके तो अब सीधी बात कर सकते हैं। भाई वो आपने तो बता दिया मैं कौन बोल रहा हूं, और पद भी बता दिया नाम के साथ। अब उससे कहोगे प्रिय एवैस है, कॉमा, मैं आपका ध्यान राज्य सरकार के आदेश क्रमांक इतने इतने की ओर दिनांक जो इसको दिया गया था की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा, जिसके माध्यम से आपको, है ना, ये इधर को पुष्कर लिख दिया, करौली, है ना, ठीक है, इधर कैला देवी, है ना, कैला देवी मेले में आए पर्यटकों की सुरक्षा हेतु लिखा गया था। असामाजिक तत्वों द्वारा मेला परिसर में किसी प्रकार की दुर्घटना को अंजाम न दिया जा सके, इसलिए आप व्यक्तिशय रुचि लेकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर लेवें। बिल्कुल व्यक्ति से ही करवाना है, तभी तो अर्थशास्त्री लिख रहे हैं कि मतलब प्रिय वैसे मैं आपका ध्यान राज्य सरकार के आदेश क्रमांक, है ना, इसकी ओर खींचना चाहूंगा कि आकृष्ट करना चाहूंगा कि जिसके माध्यम से आपको कैला देवी मेले में आए पर्यटकों की सुरक्षा हेतु लिखा गया था। असामाजिक तत्वों द्वारा मेला परिसर में किसी प्रकार की दुर्घटना को अंजाम नहीं दिया जा सके, इसलिए आप व्यक्ति से रुचि लेकर, पर्सनल इंटरेस्ट लेकर इसमें क्या करें, सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर लेवें। ठीक है, यदि अतिरिक्त, अब देखो अर्थशास्त्री लिख रहे हो तो थोड़ा सा हेल्प वाले मोड में भी रहोगे, नीचे की लाइन में अलग से, यदि अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता हो तो मुझे सूचित करें। डायरेक्ट कॉल कर लेना मुझे, मैं यार दोस्त हूं यार, ऐसे थोड़ी है। डेमी ऑफिशियल में थोड़ा सा व्यवहार को निभाते हैं कि यदि अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता हो तो मुझे सूचित करें। फिर वहीं लेफ्ट साइड में नीचे शुभकामनाओं सहित, ठीक है, या सप्रेम, ठीक है, शुभकामनाओं सहित सप्रेम, प्रेम के साथ सद्भावी, कौन, कखगा, जो प्रेषक अधिकारी है उसके हस्ताक्षर, ठीक है, सद्भावी और कखगा, ठीक है, इसको नहीं भूलेंगे। फिर इधर उसका जो प्रेषित अधिकारी है ना, उसका नाम लिखेंगे हाथ से, है ना, श्री अबस पुलिस अधीक्षक करौली, जिला करौली। टिप्पणी अर्थशास्त्रीय पत्र में उपयुक्त रेखांकित शब्द टंकित नहीं अपितु लेखक द्वारा हस्तलिखित नहीं, हस्तलिखित हैं। है ना, हस्तलिखित हैं। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये आपको लाइन आते ही आपका दिमाग कि यार ये अर्थशास्त्र के पत्र में क्या आ गया, कौन सा क्या है, रेखांकित क्या करना है क्या नहीं करना। देखो मैं बताता हूँ, अर्थशास्त्रीय पत्र आप जब लिख रहे हो तो आपको लिखते समय एक बात तो है, सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि ये केवल आदेश दे रहा है, उसको पर्सनल लगना चाहिए। तो देखो इसमें पर्सनल लगने वाली चीज कहाँ है, पहले तो ये पहचानो कि देखो एक तो पर्सनल लगने वाली चीज ये प्रिय अवैसे है ना, तो ये प्रिंट में कोई मिस्टेक हो गई है, तो इसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, आपको जरूर करना है, क्योंकि टिप्पणी जरूर लिखनी है अर्थशास्त्र के पत्र में। फिर जो शुभकामनाओं सहित लिखा है इसमें क्या करना है, इसमें भी क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अब इनमें से मैं और लगा रहा हूं, शुभकामनाओं सहित या सप्रेम में से जो आपको अच्छा लगे दोनों लिख सकते हैं आप, या तो शुभकामनाओं सहित लिख दो या सप्रेम लिख दो, अंडरलाइन कर लो। अब दो शब्द आपने अंडरलाइन कर दिए, एक प्रिय वैसे कर दिया और एक शुभकामनाओं सहित कर दिया। आप शुभकामनाओं सहित नहीं लिखना चाहते, सप्रेम कर दो। इधर आपने राइट साइड में सद्भावी कखग लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, आप अब इसमें लेफ्ट साइड में उसका नाम लिखेंगे, श्री वैसे पुलिस अधीक्षक, उसका पद नाम, मैं पता करौली, जिला करौली।
फिर टिप्पणी जरूर लिखेंगे, क्योंकि आपने दो शब्दों को अंडरलाइन किया, प्रिय एवैसे को या तो सप्रेम को या शुभकामनाओं सहित को अंडरलाइन करोगे तो आप जरूर ये टिप्पणी डालना, इसके नंबर मिलते हैं क्योंकि फॉर्मेट है इसका। तो टिप्पणी में एक ही लाइन लिखना, एक ही लाइन फिक्स रट के जाओ। अर्धशासकीय पत्र में उपर्युक्त रेखांकित शब्द टंकित नहीं, टाइप्ड नहीं है, अपितु लेखक द्वारा हस्तलिखित हैं। भाई मैंने हाथ से लिखा है प्रिय एवैसे, हाथ से लिखा है शुभकामनाओं सहित। तो थोड़ा सा इस चीज की वैल्यू करना, काम थोड़ा पर्सनल लेवल पर करवाना, व्यक्ति से रुचि लेकर करवाना, तभी करवाएगा। तो देखो आपको क्या करना, अर्धशासकीय पत्र क्रमांक में ध्यान रखना है सबसे पहले सरकार का नाम, फिर उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में है ना प्रेषक अधिकारी का नाम और पदनाम, ठीक है। फिर राइट साइड में क्या करना है, प्रेषक अधिकारी के कार्यालय का नाम में पता, तो कार्यालय का नाम पता, फिर उसके जस्ट नीचे अर्धशासकीय पत्र क्रमांक, अर्धशासकीय पत्र क्रमांक, फिर उसके नीचे क्या है दिनांक, ठीक है, ये याद रखेंगे अर्धशासकीय पत्र क्रमांक और दिनांक। फिर इधर क्या करेंगे, इधर लिखेंगे लेफ्ट साइड में प्रिय एवैसे संबोधन, फिर उसके नीचे क्या है जो भी मुख्य विषय वस्तु है वो, फिर उसके नीचे क्या लिखेंगे है ना शुभकामनाओं सहित या सप्रेम में से दोनों में से एक हो वो। प्रिय एवैसे को क्या किया आपने, अंडरलाइन किया, शुभकामनाओं सहित या सप्रेम में से किसी एक को अंडरलाइन कर देना, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद आप राइट साइड में अपने उनका नाम लिखेंगे, सदभावी क जो प्रेषक है उसका। फिर आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड में जिसको भेज रहे हो प्रेषित को उसका नाम, पदनाम में पता, और फिर नीचे टिप्पणी जरूर लिखोगे क्या, अर्धशासकीय पत्र में उपर्युक्त रेखांकित शब्द टंकित नहीं अपितु हस्तलिखित हैं। ये हमेशा हस्तलिखित होते हैं, ठीक है, अच्छा भी लगता है यार, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो अर्धशासकीय पत्र क्रमांक में बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ध्यान से देखना है। कैसे, ये देखो दोबारा बता देता हूँ फॉर्मेट। सबसे पहले सरकार का नाम, लेफ्ट साइड में क्या करना है आपको, जो प्रेषक अधिकारी है उसका नाम और पदनाम, राइट साइड में उसके सामने क्या है प्रेषक अधिकारी के कार्यालय का नाम में पता, ठीक है। फिर उसके नीचे अर्धशासकीय पत्र क्रमांक, फिर उसके नीचे दिनांक, फिर लेफ्ट साइड में क्या है उसके लिए प्रिय एवैसे जिसे अंडरलाइन करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप मुख्य विषय वस्तु उसको शॉर्ट में लिखोगे, संक्षिप्त में और अच्छी। फिर उसके नीचे आप उसकी जो भी सहायता करना चाहते हो वो सहायता वाला वाक्य जरूर लिखना। यदि अतिरिक्त ये जरूरत हो, पैसे की जरूरत हो, बजट की जरूरत हो, पुलिस की जरूरत हो, जो भी जिस भी डिपार्टमेंट का आ जाए और उसमें जो भी सहायता हो सकती है आपसे वो लिखेंगे, जिससे कि मतलब थोड़ा सा ठीक रहे अगर पॉसिबल है तो। फिर नीचे आप शुभकामनाओं सहित या सप्रेम में से कोई एक लिखेंगे और इसे अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। फिर उधर राइट साइड में आप सद्भावी और क ख ग अपना जो प्रेषक अधिकारी उसके लिए जो भी अभिवादन सूचक शब्द है वो और उसका पद नाम लिखेंगे या नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप लेफ्ट साइड में जो प्रेषित अधिकारी उसका नाम, पदनाम में पता और उसके नीचे क्या लिखेंगे, नोट डालेंगे, टिप्पणी डालेंगे और उसमें एक ही लाइन लिखेंगे क्या, जो याद करके जानी है, अर्धशासकीय पत्र में उपर्युक्त रेखांकित शब्द टंकित नहीं अपितु लेखक द्वारा हस्तलिखित हैं। ये अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये अपना अर्धशासकीय पत्र होता है, ठीक है। बहुत अच्छे से याद रखना है, जिससे क्या है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। ये रहा मित्रों आपका प्रश्न आपके सामने। मतदाता पहचान पत्र शिविर आयोजित करने के लिए, मतदाता पहचान पत्र शिविर आयोजित करने की सूचना आमजन को देने हेतु विज्ञप्ति तैयार करो। मतदाता पहचान पत्र शिविर आयोजित करने की सूचना आमजन को देने हेतु विज्ञप्ति तैयार करो। तो क्वेश्चन किसका है, विज्ञप्ति का, कम्युनिक का, ठीक है, कम्युनिक का है विज्ञप्ति, है ना। तो एक विज्ञप्ति लिखनी है आपको, 10 अंक का है ना, ओके। तो मतदाता है ना, आपको याद रखना है, मतदाता पहचान पत्र शिविर आयोजित करवाना है, उसकी सूचना किसको देनी है, आमजन को देनी है। और उसके लिए क्या करनी है, एक कम्युनिक, एक विज्ञप्ति जारी करनी है, विज्ञप्ति जो सबको पता लग जाए, कम्युनिक जारी करना है। इसका फॉर्मेट क्या होता है, तो ऊपर ही ऊपर बीचों बीच में सरकार का नाम, कार्यालय का नाम में पता। तो राजस्थान सरकार, अब मैं मतदाता पहचान पत्र शिविर कौन आयोजित करवाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर। फिर इधर लेफ्ट साइड में वही पत्रावली क्रमांक है ना, जो भी है राज्य निर्वाचन आयोग 22-125, जो भी पत्र क्रमांक आपने रट रखा है या आप अपने हिसाब से इमेजिन कर पाते हो वो। फिर उसके बाद दिनांक 26 फरवरी 2022 कॉमा लगाएंगे। उसके बाद नीचे टाइटल कि ये क्या है, ये विज्ञप्ति, उसके नीचे अंडरलाइन कर दो, अच्छा रहता है। फिर शीर्षक जरूर लिखेंगे कि ये किस लिए विज्ञप्ति, क्या है, जनता शीर्षक पढ़ती है पहले कि किसकी चीज के लिए विज्ञप्ति निकली है, मतदाता पहचान पत्र शिविर, और इसको क्या हाईलाइटेड लिखना चाहिए,
है ना, मोटा अक्षर में लिखा जाना चाहिए। तो अगर आप 2 तरह के पेन ले जाते हो, जैसे एक ही रंग के ले जाना, ब्लू कलर के या ब्लैक कलर के, तो ब्लू कलर का पेन है तो आप क्या करना, एक 0.5 और एक 0.7 वाला ले लेना। तो जो मोटा पेन है, जो मोटा चलता है, उससे क्या करना, उससे इस विज्ञप्ति का जो शीर्षक है उसको मोटा लिखना, जिससे कि वो पहचान जाए, मतदाता पहचान पत्र शिविर। और चाहो तो इसको क्या कर देना, इसको भी अंडरलाइन कर देना, इसको भी क्या कर देना, अंडरलाइन कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको क्या कर देंगे, अंडरलाइन। तो उससे क्या ठीक रहेगा, क्योंकि जो शीर्षक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, विज्ञप्ति जारी कर रहे हो, और विज्ञप्ति जारी करने में क्या है, जो आपका टाइटल है ना, कि किस लिए विज्ञप्ति जारी की जा रही है, वो हाईलाइट होना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए, तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। तो क्या है, किसके लिए, तो मतदाता पहचान पत्र शिविर। तो आप इसके टाइटल को वो कर देंगे। तो देखो फॉर्मेट बहुत ईजी है। सबसे पहले बीचों बीच में राज्य सरकार का नाम, कार्यालय का नाम में पता, फिर लेफ्ट साइड में पत्रावली क्रमांक, उसके जस्ट सामने दिनांक, बीच में क्या है कि हम क्या चीज लिखने जाने, विज्ञप्ति, फिर उसका वो किस विषय में लिखी जा रही है उस विषय को बीचों बीच में लिखेंगे और उसको अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, आप मुख्य विषय वस्तु लिखेंगे। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मार्च 2022 में राज्य के सभी जिलों में उपखंडों में कार्य दिवसों के दिन सुबह 10 बजे से 5:30 बजे तक मतदाता पहचान पत्र शिविर लगाए जा रहे हैं। ठीक है, ओके। मतदान के लिए निर्धारित आयु के सभी वयस्कों के पहचान पत्र यहाँ से जारी किए जाने हैं। ठीक है, ओके। पहचान पत्र संबंधित अधिक जानकारी हेतु आप बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क करें। ठीक है, बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क करें। फिर क्या है, ये मुख्य विषय वस्तु लिख दी। उसके बाद क्या है, राइट साइड में हस्ताक्षर क ख ग जो भी है राज्य निर्वाचन अधिकारी उसका लिख देंगे, प्रेषक अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम और उसका पदनाम। फिर उसके जस्ट लेफ्ट साइड में पत्रावली क्रमांक है ना, और फिर सामने दिनांक आप उसके लिख देंगे। ठीक है, पत्रावली क्रमांक और दिनांक। फिर उसको पत्रावली क्रमांक और दिनांक लिखने के बाद फिर अगर प्रतिलिपि किसी को भेजनी है तो प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। तो अब क्या है, आपको मतदाता पहचान पत्र शिविर लगाना है तो जिसको ये भेजना है उनको भी भेज दो प्रतिलिपि। समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान सरकार, अब देखो समस्त जिला कलेक्टरों को भेजिए। अब आपको याद रखना है, राज्य निर्वाचन अधिकारी निकाल रहा है, राज्य से निकाल रहा है अपने विभाग से, तो कितने जिले हैं, मान लो अभी 33 जिले वर्क कर रहे हैं, तो 33 तो वो बढ़ाओ। देखो हमने यहाँ पर क्या किया है, जैसे विज्ञप्ति निकाली तो इसमें पत्रावली क्रमांक क्या कर दिया, ऊपर वाला ही लिख दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपने जो प्रतिलिपि निकाली है उन प्रतिलिपि को क्या है, जैसे यहाँ पे बढ़ा के लिखेंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं 3 लिखिए 126 से 128, तो एक प्रतिलिपि तो मैंने किसके लिए भेजी है ना, सभी जिला कलेक्टरों के लिए एक प्रतिलिपि निकाल दी राजस्थान सरकार। अब 33 जिले, तो या तो एक तरीका क्या होता है कि वो 33 संख्या बढ़ाओ उसमें, और फिर जो और 2 को भेज रहे हो उनका नाम लिख, उनके लिए भी संख्या बढ़ा के लिखो। एक क्या है कि आप 3 यहाँ पे क्रम लिख रहे हो तो आप इनको लिख सकते हो 3 में, भाई सभी के लिए कलेक्टरों के लिए एक प्रतिलिपि भेजी जो सबको चले जाएगी। ठीक है, सभी के पास एक एक कॉपी उसकी भेज देंगे। तो अब 33 कॉपियां भेज रहे हो तो बेस्ट तो ये होता है कि आप उसमें संख्या लिख दो। जैसे ऊपर 125 था तो 126 है ना, तो जो भी 125 के बाद जो 33 आते हैं तो 125 प्लस 33 है ना, या तो ऐसे कर दो और 2 और जोड़ रहे हो तो इसको 35, तो ऐसे ये तरीका है। तो 126 से लेकर और फिर आप उसमें 35 और जोड़ देना, मतलब 34 और जोड़ देना, तो वो हो जाएगा काम, है ना। तो समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान सरकार, फिर समस्त उपखंड अधिकारी SDM जो हैं राजस्थान सरकार, और फिर रक्षित पत्रावली। अब आप उपखंड अधिकारियों को गिनने मत बैठ जाना। ठीक है, तो इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका होता है 3 भेजने प्रतिलिपि, तो 3 लिख दिया, 126 127 128। ठीक है, तो रक्षित पत्रावली, फिर इधर राइट साइड में क्या करेंगे, हस्ताक्षर क ख ग राज्य निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, इस तरह उसका हस्ताक्षर, नाम और पदनाम लिख देंगे तो अपने क्या हो जाएगा, विज्ञप्ति पूरी हो जाएगी। तो देखो विज्ञप्ति में यही किया जाता है। विज्ञप्ति में ध्यान रखना है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले सरकार का नाम बीचों बीच में, विभाग का नाम और पता, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड में पत्रावली क्रमांक, उसके सामने दिनांक, फिर नीचे क्या है जो आप लिखने जा रहे हो उसका शीर्षक, फिर उस शीर्षक को अंडरलाइन करना है, मतदाता पहचान पत्र शिविर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, मुख्य विषय वस्तु लिखनी है। फिर क्या करना है, राइट साइड में हस्ताक्षर क्या कहेंगे, राज्य निर्वाचन अधिकारी, मतलब प्रेषक अधिकारी का नाम, पदनाम में पता, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर लेंगे, लेफ्ट साइड में पत्रावली क्रमांक, और फिर राइट साइड में उसी के सामने क्या लिख देंगे, दिनांक लिख देंगे। उसके जस्ट नीचे प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्रवाई में सूचना, है ना, सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, जो आपने इनको भेजी वो लिख देंगे, रक्षित पत्रावली रख देंगे। फिर राइट साइड में क्या कर लेंगे, हस्ताक्षर क्या कहेंगे, राज्य निर्वाचन अधिकारी। तो बहुत ईजी है, इसमें भी कोई ऐसा लोड वाली बात है नहीं।
तो आप अगर विज्ञप्ति जारी करते हो तो विज्ञप्ति में बहुत अच्छा सीधा साधा सा फॉर्मेट है। बस इसमें एक चीज याद रखनी है, जो आप विज्ञप्ति टाइटल लिख रहे हो उसके नीचे जो विज्ञप्ति जिस चीज के लिए जारी की जा रही है वो टाइटल बीच में हाईलाइट करके जरूर लिखना और अंडरलाइन करना, है ना, उसको मत भूलना, क्योंकि जल्दबाजी में कहीं उसको भूल गए तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, देखिए मित्रों, ये रहा आपका प्रश्न आपके सामने। ठीक है, जिसमें कि आपको 10 अंक का अनुवाद आता है, 100 शब्द का आता है। 100 शब्द का मतलब आप उसमें जो बात है उसको भावपूर्ण तरीके से अनुच्छेद में लिख देंगे, बस आपका इतना ही काम है। पॉइंट्स मत बनाना अनुवाद में, है ना। वन शुड ऑलवेज केयर ऑफ वंस हेल्थ, प्रत्येक को प्रत्येक की स्वास्थ्य की चिंता होनी चाहिए, उसकी सावधानी करनी चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। ओ डियर, अरे प्रिय, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एक तथ्य के रूप में, हेल्थ इज वेल्थ, क्या है, स्वास्थ्य ही धन है। ए हेल्दी पर्सन, एक स्वस्थ व्यक्ति, कैन सिक्योर एवरीथिंग, प्रत्येक चीज को सुरक्षित कर सकता है। बिलीव डियर, प्रिय भरोसा करो, ही इज बेटर देन ए किंग, वह एक राजा से भी अच्छा है। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है और एक बीमार राजा है तो उनमें से राजा से बेस्ट है वो स्वस्थ व्यक्ति क्योंकि क्या है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। पहला सुख निरोगी काया, ये वही वाली बात है, तो अलेक्जेंडर पोप ने कहा है। ठीक है, तो आप इसको आराम से अनुवाद कर सकते हो। क्या, प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का सदैव ध्यान रखना चाहिए। प्रिय लोगों, वास्तव में स्वास्थ्य सच्ची धन दौलत है। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ उपलब्ध कर सकता है। प्रिय लोगों, यह विश्वास रखो कि वह राजा से भी बढ़कर होता है। ठीक है, अलेक्जेंडर पोप ने कहा है। ठीक है, अब क्या है, द ग्रेट इंग्लिश पोइट, महान अंग्रेजी कवि अलेक्जेंडर पोप ने हैज ट्रूली सेड, सत्य ही कहा है, दैट की हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ, कि स्वास्थ्य ही सबसे महत्वपूर्ण धन है, विच शुड बी केयर्ड, जो कि संभाला जाना चाहिए, इन द मोस्ट पॉसिबल वे, जितने भी अधिक अच्छे तरीके हो सकते हैं, संभव तरीके हो सकते हैं, उनके माध्यम से। तो देखिए क्या लिखा है, महान अंग्रेज कवि अलेक्जेंडर पोप ने यह पूर्ण रूप से सच्ची कहा है कि सुंदर स्वास्थ्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण धन है एवं संपत्ति, जिसका हमको अधिकाधिक ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, फिर क्या कहा है, अगेन ही असर्ट्स दैट ए पर्सन, वो फिर से कहते हैं कि जोर डालते हैं कि एक व्यक्ति विद साउंड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के साथ, इज सर्टेनली सुपीरियर, पूर्ण रूप से क्या होगा, सर्वोत्तम होगा, टू ए किंग, एक किससे, राजा से भी। वह फिर से इस चीज पर जोर देते हैं कि वह पुनः इस बात को बलपूर्वक कहते हैं कि सुंदर स्वास्थ्य वाला व्यक्ति राजा से भी कहीं अधिक बढ़ चढ़कर तथा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक बीमार राजा का हम क्या करेंगे। ठीक है, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर, हमें हमेशा याद रखना चाहिए, दिस यूनिवर्सल ट्रूथ, एक इस सार्वभौमिक सत्य को, एंड मेक आवर बेस्ट एफर्ट्स, और हमें हमारे बेहतर प्रयास या सबसे अच्छे प्रयास लगाने चाहिए, टू कीप अप साउंड हेल्थ, एक अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए। तो देखिए क्या है, इसको हमको इस अटल सत्य को सदैव भी, हमको नहीं आना चाहिए, हमें, क्योंकि हमको वैसे भी वाक्य शुद्धि में गलत होता है, मैं आप, ठीक है, हमें इस अटल सत्य को सदैव ही स्मरण रखना चाहिए तथा निरंतर इस बात के लिए प्रयास रहना चाहिए कि हम अपने स्वास्थ्य को सदैव उत्तम, आदर्श तथा उच्च श्रेणी का बनाए रखें। तो इस तरह आपका ये भावपूर्ण अनुवाद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रहा मित्रों आपका प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के जनजीवन पर कोरोना महामारी का प्रभाव। देखो आपको जो निबंध आता है वो 250 शब्दों का आता है, 20 अंक का निबंध आता है, 250 वर्ड्स का। लेकिन देखो आपको क्या है कि एक चीज़ ध्यान रखनी है, हालांकि कहने में थोड़ी अजीब है लेकिन ये सच भी है, कि आपको जो निबंध में पेज खाली आता है, मान लो कि आपको 3.5 पौने 4 पेज खाली आता है, तो आप तो वो पूरे भर के आना, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाना अपनी राइटिंग, और बहुत ज़्यादा महीन लिखते हो तो थोड़ा बड़ा लिखना, बहुत ज़्यादा बड़ा लिखते हो तो उसे थोड़ा कम करके लिखना, पर आपके वो 3.5 पेज भर देना, आपको उससे कम नहीं लिखना। ये नहीं कि 1.5 पेज में कि हमारे तो 250 शब्द पूरे हो गए, अब निबंध छोड़ दिया, बस अब तो आके हमारे चरण पकड़ लेगा, ये कि इतना अच्छा निबंध क्यों लिख के गए। ऐसा कुछ भी भाव मन में आए तो अपने आप को रोक लेना कि अपने को तो क्या करना है, विद्यार्थी की तरह पूरा निबंध लिख के जाना है, जो भी पेज खाली उनमें लिख के जाना है। जैसे कोरोना महामारी आई थी और कोरोना महामारी ने राजस्थान के जनजीवन को बहुत अफेक्ट किया था, तो देखो इसमें एक पंक्ति है कि जैसे कोई भी प्राकृतिक आपदा तकलीफों में परेशानियों के साथ साथ नए अवसर भी लाती है। तो कोरोना महामारी का प्रभाव केवल यही नहीं पड़ा कि यहाँ पे लोगों की मौत हो गई, कि लोग पलायन कर गए, कि लोग बेरोजगार हो गए, वो है एक साइड, लेकिन अब हम क्या है, मानव हैं, और मानव होने का सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम विनाश में भी सृजन की शक्ति देखते हैं। हम विनाश के बाद सृजन होगा ये सोच के ही हर काम करते हैं, समझ रहे हो।
हमारे अंदर जो आशावादी दृष्टिकोण है ना, यही हमें क्या बनाता है, मानव बनाता है। तो क्या है, तो इस तरह की पंक्ति लिख सकते हैं। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान अपनी संस्कृति, रीति रिवाजों, परंपराओं, एकता, वीरता के लिए प्रसिद्ध है। तो आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो। राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान क्यों जाना जाता है उसके साथ। परंतु 19 में चीन के वुहान नामक राज्य में कोरोना महामारी के आगमन ने पूरे विश्व का हर तरफ से नाश कर दिया। राजस्थान के जनजीवन पर भी कोरोना महामारी का भारी प्रभाव देखने को मिला, जिस वजह से हमारी सांस्कृतिक, आर्थिक व सामाजिक स्थिति बुरी तरह से प्रभावित हुई। तो आप एक सिंपल सी बात कर दो, फिर उसके बाद इसको इलेबोरेट कर लेंगे कि कोरोना ऐसी महामारी संक्रमण से फैलती। भारत में अब तक कोरोना की 3 लहरों का भारी प्रकोप यहाँ की जनता देख चुकी है। लाखों की संख्या मृतक एवं करोड़ों की संख्या मरीजों में ने राजस्थानी लोकमानस को घात पहुंचाई है, जो आने वाले भविष्य में भी लोगों द्वारा बुलाई नहीं जा सकेगी। भाई, जिन्हों को क्षति हुई है, जिन लोगों ने अपनों को खोया है, जिन्होंने अपने शारीरिक जो क्षमताएं हैं उनको कमजोर पाया है आफ्टर कोरोना, तो वो तो क्या है, अब इस महामारी को कभी भूल नहीं पाएंगे। जैसे आज भले 100 साल से ऊपर हो गए, लेकिन हम उस समय अंग्रेजों के शासन के समय जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस समय जब जो महामारी फैली थी उसको आज तक लोग नहीं बुला पाए। तो इस महामारी को भी सदियों तक नहीं बुलाया जा सकेगा। ठीक है। राजस्थान में कोरोना के चलते सामाजिक रूप से अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। लोगों में छुआछूत, मानसिक व शारीरिक तनाव के मामले सामने आए हैं, और जितनी तरह की समस्याएं जो सोसाइटी से जुड़ी हुई है, हेल्थ से जुड़ी हुई है, उन सबको लिखेंगे। ठीक है। एक ऐसे पक्ष को देखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ पे ही नहीं और सभी चीज़ों पर भी टिका हुआ होगा। ठीक है। ओके। महिलाओं की बात करें तो आर्थिक रूप से कमजोर हुई हैं महिलाएं। यौन शोषण, घरेलू हिंसा के मामले सामने आए हैं। बच्चों और युवाओं में आत्महत्या तथा मानसिक बीमारियों के मामले देखने को मिले हैं। बच्चों की शिक्षा व विकास पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। युवाओं में गरीबी व बेरोजगारी के मामलों में वृद्धि हुई है। वृद्धों को भी मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा तथा उन्हें लाचारी व बेबसी सहन करनी पड़ी। ठीक है। कोरोना की वजह से आपस में मिलना जुलना, हंसना खेलना, सामाजिक व्यवस्थाएं व मनोरंजन के साधनों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। महीनों तक पूर्ण राष्ट्र में लॉकडाउन के अस्तित्व में होने से लोगों में गुस्सा, अवसाद, बेचैनी व तनाव बढ़ा है। आर्थिक पहलू की बात करें तो महामारी की वजह से उद्योगों, विनिर्माण और लघु व्यवसाय, पर्यटन, रेस्तरां आदि को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। गरीबों व मध्य वर्गीय लोगों की स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय। वही दूसरी ओर हमारी लोक संस्कृति पर गौर करें तो कोरोना की वजह से राजस्थानी संस्कृति के मुख्य स्तंभ यहाँ की हस्तकलाएं, हस्तशिल्प में से याद आए। ठीक है। हस्तशिल्प, चित्रकलाएं, धार्मिक, पर्यटन, संगीत, नृत्य, नाट्यों आदि पर भी बहुत बुरा असर हुआ है। लोक कलाकारों में बेरोजगारी व आत्महत्या के सैकड़ों मामले सामने आए। इन मनोरंजन के माध्यमों व साधनों द्वारा अपना पेट पालने वाले कलाकारों के जीवन में घोर अंधेरा छा गया है। ठीक है। ऊपरी बिंदु पर गौरतकृत विचारणीय बिंदु यह भी है कि सावधानी मजदूरों का जीवन, उनकी जीविका दोनों ही उनसे छीन ली है। शिक्षा व नौकरियों पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा है वह हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ सकता है। ऑब्वियस सी बात है, कोरोना के बाद की चीज़ों को हम अभी तक देख रहे हैं। मंदी चल रही है, महंगाई बढ़ चुकी है, दुनिया भर की साइड इफेक्ट हैं। परंतु हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना है कि चुनौतियों के साथ साथ सुधार के अवसर भी मनुष्यों के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है यह महामारी, जहाँ वैश्विक स्तर पर इतनी विनाश के बावजूद सकारात्मक पक्षों पर गौर करते तो राजस्थान के पर्यावरण का व अन्य वन्य जीव जंतुओं के जीवन में अत्यंत सुधार पाया गया है। पर्यावरण को संरक्षण प्राप्त हुआ। साथ ही राजस्थान में तकनीक व संचार के माध्यम बढ़ोतरी हुई है। विद्यालय, विश्वविद्यालय, यहाँ तक कि न्यायालयों में भी तकनीक के ही माध्यम से शिक्षा व न्याय प्रणाली को मूलभूत सुधार करने का अवसर प्रदान नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है। इसी तरह महिला सशक्तिकरण, डिजिटल साक्षरता, चिकित्सालयों में सुधार व्यवस्था का मौका मिला। राज्य सरकार द्वारा चिकित्सालय, चिकित्सकों, बेड को वेंटिलेटर, गैस सिलेंडर आदि की कमी से जो व्यवधान पैदा हुए उनमें सुधार करने का अवसर मिला, ताकि जो विनाश या महामारी राजस्थान तथा पूर्ण विश्व में फैला कर गई ऐसा दोबारा न हो और किसी भी मनुष्य का नुकसान न हो। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि महामारी कहकर नहीं आती, परंतु लोगों की एकता, सरकार के प्रयास, व्यवस्था, शिक्षा व जागरूकता किसी भी चुनौती से डटकर लड़ने की आशा तथा इच्छा शक्ति प्रदान करती है। कोरोना जनजीवन में उथल पुथल मचाकर तुच्छ गया, परंतु लोगों को स्वास्थ्य, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था आदि विषयों के संदर्भ में भी कभी न भूल जाने वाली सीख देकर गया है। तो इसी तरह की यही प्रभाव है, यही सारी चीज़ें। अब दुनिया भर की बातें आप कर सकते हो, आप अपनी तरफ से कुछ इनोवेटिव कि भैया कलाकारों के जीवन पर ये प्रभाव पड़ा है ना, किसानों के जीवन पर ये प्रभाव पड़ा, उद्योगपतियों के जीवन पर ये प्रभाव पड़ा, स्टूडेंट्स के जीवन पर ये प्रभाव पड़ा, हाउस होल्ड्स के जीवन पर ये प्रभाव पड़ा। दुनिया भर की बातें आप अब इसमें से क्या है, आपको एक ओवरऑल जो खाका है वो दे दिया। अब आप इसको क्या करेंगे, शॉर्ट कर थोड़ा देखो। निबंध में वैसे फैक्ट कम लिखने चाहिए है ना, पर आप इसको क्या है, बहुत है, इस टॉपिक पे खूब लिखा जा सकता है, तो आप उस तरह से इसको थोड़ा और इसमें फैक्ट जोड़ जाड़ के 2-4 बातें और इस तरह जोड़ के लिख सकते हो। ठीक है। फ्लिकी RS मेंस क्वेश्चन बैंक में
7500 क्वेश्चन हैं जो 24 सब्जेक्ट के, जो भी आपके 315 टॉपिक करंट अफेयर सहित हमने इसमें फ्रेम करे हैं, उसमें जो आपके 7500 क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे सिलेबस को कवर करते हुए पेपर 4 को भी, हिंदी इंग्लिश को भी हमने कवर करा है। तो अभी आपके चारों के चारों पेपर कवर हो जाते हैं, सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, रिवीजन हो जाएगा, अच्छी तैयारी हो जाएगी, इतने आइडियाज़ मिल जाएंगे और इनिशियली आपको इतने सारे क्वेश्चन ही मिल जाएंगे जिससे भी आपके लिए ये पता रहेगा कि ये चीज़ें आ सकती हैं या ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक कंप्लीट तैयारी का पूरा पैकेज बना है। क्वेश्चन बैंक आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। पढ़ाई करिए फ्लिकी क्वेश्चन बैंक के साथ। धन्यवाद।